सुप्रभात बच्चों। दूसरे पाठ की जो दोहराई है, रिवीजन है, उसमें हम देखेंगे कि वर्ण विचार क्या है, वर्ण के कितने रूप हैं और वर्ण कौन कौन से और कितने हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, उसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ण के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? अब जो स्वर है वो है अ से लेकर औ तक, आहा नहीं, अ से लेकर औ तक। अ से लेकर औ तक है, उसमें ऋषि भी आता है। ये सारे हैं 11 स्वर। उसके बाद में दूसरे है व्यंजन। व्यंजन है क से लेकर ख तक। उसके बाद क्ष, त्र, श्र और फ्र, वो है संयुक्त व्यंजन। क्ष, ज्ञ, श्र और त्र, ये 4 है संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आहा है अयोगवाह। उसको मात्राओं के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। की मात्रा अनुस्वार के लिए, आहा की मात्रा विसर्ग चिन्ह के लिए, उसका जो उच्चारण होता है वह की तरह होता है। उसके बाद में ड और ढ, नुक्ते वाले जो ड और ढ है बच्चों, ये आखिरी या बीच में उपयोग में लाते हैं। जिस भी शब्द में ड या ढ बीच में या आखिरी में हो, ये संस्कृत से लिए गए हैं। तो ये दोनों, इनको आगत ध्वनियां कहते हैं। ये दोनों उपयोग में हम लाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को लगता है दुगना समय और प्लुत स्वर को लगता है तिगुना समय। जैसे ह्रस्व स्वर छोटी ई, छोटा ओ और शीरी, ये है 4 ह्रस्व स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आते हैं दीर्घ स्वर में। उसके बाद प्लुत स्वर का जो उच्चारण होता है वो तिगुना होता है। जैसे हे राम, हे ईश्वर, जब हम किसी को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस समय हम प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अनुस्वार का उपयोग कैसे, अनुस्वार का उपयोग, का उपयोग, और उसके बाद चंद्र बिंदु का उपयोग। चंद्र बिंदु का उपयोग होता है आंख, नाक, जो भी नाक से जो ध्वनियां निकलती है, नाक से और मुंह से जो ध्वनियां निकलती है, और अनुस्वार ध्वनि निकलती है नाक से। अनुनासिक, इसको कहते हैं चंद्र बिंदु या अनुनासिक। तो इसकी ध्वनियां निकलती है नाक और मुंह दोनों से, इस तरह से। उसके बाद है विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ह के रूप में। ह के रूप में होता है जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, ये ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद में जो चिन्ह है, लिपि के आ से लेकर औ तक हम अलग अलग शब्दों में उपयोग में लाते हैं। या तो स्वर हम वैसे ही उपयोग में लाते हैं, या फिर इन स्वरों की मात्राओं को, बच्चों व्यंजन हमेशा लिखे जाते हैं स्वरों के साथ में, स्वरों की मात्राओं के साथ ही व्यंजन लिखे जाते हैं। तो ये जो स्वर है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे औरत, आम, इमली, ईक, या फिर इनके चिन्ह हम व्यंजनों को लगाकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जैसे र के उपयोग है। उसके बाद र के उपयोग है जैसे ट्र के रूप में, उसके बाद ड्रम के रूप में, उसके बाद कर्ण, रफार, उसके बाद में ग्रह, ये सारे हैं र के उपयोग अलग अलग काम। तो अब हम देखेंगे व्यंजन। वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे कहते हैं व्यंजन। अब ये जो व्यंजन है, व्यंजन के 3 प्रकार है। व्यंजन के 3 प्रकार है, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आते हैं क से लेकर प वर्ग तक, क वर्ग, क, ख, ग, घ, वो पूरे 5 व्यंजन। उसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग,
जैसे च वर्ग च छ ज झ, उसके बाद ट वर्ग ट ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। तो इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्यों कहते हैं स्पर्श व्यंजन? क्योंकि ये मुंह के जो हमारी जीवा होती है वो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। इसे उच्चारण के लिए हमें बहुत ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अंदर ही अंदर बोले जाते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिसमें से ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है, श स स ह, श श स ह, ये बोलते समय ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए इनको कहते हैं ऊष्मा व्यंजन। उसके बाद व्यंजन के और दो अन्य प्रकार है, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। अब ये जो संयुक्त व्यंजन क्ष, ज्ञ, त्र, श्र, इनसे हम काफी सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे कक्षा, वृक्ष, पत्र, मित्र, सत्र। उसके बाद में श्र, श्रम, श्रमिक। उसके बाद में त्र हो गया, श्र हो गया, ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान, अज्ञानी। उसके बाद विज्ञान। इस तरह से हम काफी सारे वैसे शब्द भी बना सकते हैं। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन से भी हम शब्द बना सकते हैं। संयुक्त व्यंजन बोले तो अलग अलग दो व्यंजनों से व्यंजन जो बनते हैं। द्वित्व व्यंजन दो समान व्यंजनों से बनते हैं, जैसे प, पप्पा, म, चम्मच। उसके बाद त, वित्त। इस तरह से छत्ता, डबल ट, खट्टा। उसके बाद सत्तर, मिट्टी, छुट्टी। च, सच्चा। उसके बाद कच्चा। इस तरह से हम द्वित्व व्यंजन दो समान व्यंजनों से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से बनते हैं। अब इस तरह से कुल मिलाकर 52 वर्णों की हुई वर्णमाला, जैसे स्वर 11 और बाकी के पूरे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सब मिलाकर पूरे 52 वर्णों की हुई है वर्णमाला। तो इस तरह से बच्चों हम वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? स्वर होते हैं 11, उसके बाद में बाकी के होते हैं व्यंजन। कुल मिलाकर 52 वर्णों की बनती है वर्णमाला। उसके बाद में अम देखा हमने, आहा देखा, अ। ये जो अ है वो हम ऑफिस के लिए उपयोग में लाते हैं, अ, ऑफिस, डॉल, बॉल, ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ड और ढ के नीचे बिंदी लगाए जाने पर ये दोनों कहलाते हैं आगत व्यंजन। जैसे हमने लिखा, ये बिंदी अब हम कहाँ लगाएंगे? जैसे सड़क, ठीक है, कढ़ाई। तो ये जो व्यंजन होते हैं ये बीच में या आखिर में वो आवरण आने पर हमें लगाना है, शुरुआत में नहीं। अगर हमने डिब्बे में हमें ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ये हमें लिखना है सड़क में, कढ़ाई में। उसके बाद में ढक्कन में भी नहीं लिखना है। ड और ढ नुक्ते वाले, नुक्ता वाले तो नीचे जो अनुस्वार होता है, पॉइंट होता है, बिंदी होती है, उन्हें कहते हैं नुक्ता। तो ये जब बीच में या आखिर में आते हैं तभी उनको लगाया जा सकता है। तो बच्चों अब ये पूरा पढ़ने के बाद में आप इन संयुक्त व्यंजनों से, द्वित्व व्यंजनों से अलग अलग शब्द बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।